जब 146 छोटी चूहिया तू जिंदा है। शिव मंदिर। हवाएं आज थोड़ी तेज चल रही थी, मौसम भी बदल रहा था, चांद तारे काले बादल में छुप रहे थे। वही मंदिर के बार चौराहे में मायावी और पिशाचिनी खड़े हुए थे, जहां पर बड़ी सी नंदी की मूर्ति थी जिसका मुंह अंदर मंदिर की ओर शिवलिंग की तरफ था जो सीधा दिखाई दे रहा था। वहीं उससे थोड़ी दूर पर कुछ कुछ पिलर पड़े थे जो शायद मंदिर को ठीक करते समय निकाल दिया गया होगा। उसी के पास पत्थर और ईंटें पड़े थे। मायावी अपनी जगह पर इधर उधर चलते हुए बेसब्री से कप्पू का इंतजार कर रही थी। वही पिशाचिनी वो इधर उधर ऊपर आसमान को देख रही थी कि तभी उसे कप्पू उड़ते हुए आता दिखता है और उसके पंजों पर वो छोटी सी बच्ची थी जो अब भी नहीं रो रही थी। कप्पू को देख पिशाचिनी खुशी होकर मायावी से कहती है, मायावी वो देखो कप्पू आ गया। पिशाचिनी उंगली दिखा ऊपर की ओर इशारा करती है तो मायावी भी उस तरफ देखती है और उसकी आंखें खुशी से चमक जाती है। कप्पू पिशाचिनी के पास आ ऊपर से बच्ची को छोड़ता है तो पिशाचिनी उसे जल्दी से पकड़ लेती है। कप्पू नीचे आ अपने इंसानी रूप में आ जाता है। वो कुछ घबराया हुआ था। वही मायावी वो चमकती आंखों से उस बच्ची को देख रही थी। कप्पू अपनी उंगली चबाते हुए घबराई हुई आवाज में कहता है, वो कैसे आ सकती है? नहीं वो नहीं थी। हाँ नहीं थी। अरे बेवकूफ, कौन नहीं आना चाहिए? किसकी बात कर रहा है तू? ठीक से बोल। मायावी उसका बड़बाना सुन चिन्हते हुए कहती है तो कप्पू जल्दी से उसके पास आ कहता है, वो वही जादूगरनी श्री। वो बोल ही रहा होता है कि इतने में पिशाचिनी झट से उसकी बात बीच में काटते हुए हैरानी से कहती है, क्या इसका मतलब वो जिंदा है? पर ये कैसे होता सकता है? उसे तो मायावी ने मार दिया था, है ना? पिशाचिनी की बात सुन मायावी झुझला जाती है और वो आंखें बंद कर उसे खोल पिशाचिनी को घुरते हुए कहती है, अरे चुप कर, कितनी बार कहूँ उस मूर्ख चूहिया को मैंने नहीं मारा है। उसने खुद ही बॉम्ब का बटन दबा दिया और फट गई बॉम्ब के साथ। मरी तो मरी, मेरा रत्न भी पता नहीं कहाँ छुपा दिया। मायावी के चेहरे पर इस बात फ्रस्ट्रेशन झुलाहट साफ दिख रहा था। मायावी ने इन 2 महीनों तक हर जगह के मंदिरों में जाकर उस लाल पत्थर की मदद से काल विजय रत्न को ढूंढने की कोशिश की, पर उसे वो कहीं नहीं मिला था। उसने इस बीच सूर्यवंशियों पर नजर रखने के अलावा कुछ नहीं किया था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपने रत्न को ढूंढने में था। इसलिए सूर्यवंशी विला में इन 2 महीनों तक शांति से बिता था। मायावी को उसकी तत्व शक्ति की शक्ति अभी तक नहीं मिली थी। ये शिव मंदिर शहर से दूर था, जहाँ पर रात को कम ही गाड़ियां चलती थी। ये रास्ता काफी सुनसान होता था। इधर पिशाचिनी वो मायावी की बात सुन कुछ एकदम से डर जाती है और उसी तरह डरते हुए कहती है, तो इसका मतलब क्या उसका भूत है जो भटक रही है? उसकी बात सुन मायावी खिंचते हुए पिशाचिनी को उंगली दिखाते हुए गुस्से में कहती है, ये फिर से ये भूत का रट लगाया ना, तो तुझे ही भूत बना दूंगी, समझी? क्या कैसी पिशाचिनी है तू? हाँ, खुद चुड़ैल होकर भूत से डर रही है। अरे लालत है तुझ पर, और तू बोलेगा भी कुछ? मैं तो बोल ही रहा था, पर तुम दोनों चुप रहोगी तब ना। मायावी की बात सुन कप्पू मासूम बनते हुए कहता है तो उसका पारा हाई हो रहा था अपने सामने उनकी बातों को सुन, और अब तो वो बच्ची भी रोने लगी थी, जिसकी वजह से वो खिंचते हुए कप्पू से कहती है, बोल जल्दी बोल। मैंने उसे देखा नहीं, पर मुझे लगा जैसे मैंने श्री की आवाज सुनी हॉस्पिटल में जब मैं इसे लेकर निकल रहा था तब। कप्पू गंभीर होकर कहता है तो मायावी भी उसकी बात सोचने लगती है। वो उसी तरह पिशाचिनी से कहती है, तो इसका मतलब ये कि वो चूहिया ना है और ना आएगी? हाँ तो ठीक है ना, अगर तुम्हें विश्वास है तो मुझे भी है। पिशाचिनी अपने आस-पास देखते हुए थोड़ी डरी आवाज में कहती है, क्योंकि उसे अब भी लग रहा था कि शायद श्री की आत्मा हो। वो खुद एक चुड़ैल थी, पर वो एक भूत से डर रही थी, जिससे मायावी को और गुस्सा आ चुका था, और वो पिशाचिनी से वैसे ही कहती है, ये मातम नहीं, ये अपनी मनहूसियत ना अपने पास ही रख, समझी ना? मरने के बाद भी ये छोटी चूहिया पीछा नहीं छोड़ रही है, और ऊपर से मेरा काल विजय रत्न भी नहीं मिल रही है, कहाँ छुपा कर मरी है। खैर ये सारी बातें छोड़, वैसे भी बहुत अहम दिन है। ये बोल वो पिशाचिनी की ओर मुड़ शैतानी मुस्कुराहट बिखेरे उस बच्ची को देखती है और उसके पास आ उसे देखने लगती है। वो रो रही थी, जिसे पिशाचिनी चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर वो बच्ची चुप नहीं हो रही थी। मायावी उस बच्ची की उंगलियों को पकड़ उसके रोते हुए चेहरे को देखते हुए कहती है, आज के दिन का बहुत इंतजार किया था मैंने। ये बच्ची उस बड़ी चूहिया की बच्ची, जैसे ही मेरा तत्व रत्न को छुएगी वैसे ही इसकी शक्ति वापस आ जाएगी, और मुझे इसकी शक्तियाँ वापस से एक बार मिल जाएगी। वो अपने गले में पहने उस तत्व रत्न को चुमते हुए खुशी से कहती है। कप्पू वो थोड़ा इतराते हुए मायावी की चापलूसी करते हुए कहता है, इसीलिए तो तुम्हारे लिए अपनी जान में खेल कर उन सूर्यवंशियों के बीच से लाया हूँ, लो। मायावी को बच्ची को लेने को कहता है, पर वो नहीं लेती है और कहती है, अभी समय नहीं हुआ है।
12 बजने में सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं, तब तक के लिए इसका मुंह बंद करो। अपने सामने रेत वाली घड़ी को देखते हुए कहती है और फिर अपने कान बंद कर चिढ़ कर कहती है तो पिशाचिनी वो बच्ची को गोद में हिलाते हुए परेशान होते हुए कहती है, शायद इसे भूख लगी है, तो मुझे क्यों बता रही है खिलाना जो खिलाना है, पर इसका मुंह बंद कर। मायावी दूर हटते हुए कहती है। फिर वो उस रेत वाली घड़ी को देखते हुए चमक से भरी आंखों से कहती है, बस 3 मिनट और फिर तत्व शक्ति वापस मेरी मुट्ठी में। पिशाचिनी जहां समय को देख रही थी वही कपू और पिशाचिनी दोनों बच्ची को चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। उन्होंने दूध का बोतल का उसे पिलाने की कोशिश की पर उसने नहीं पिया था। आखिर में कपू तंग आ गया था। वो अपना कान बंद किए ही कहता है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से और मुझसे नहीं सहा जा रहा ये सब, मेरे कान पहले ही छोटे हैं, इसकी आवाज़ सुन मैं बहरा हो जाऊंगा। इससे पहले पिशाचिनी उसे रोकती या कुछ कहती वो अपने कबूतर वाले रूप में आ उड़ने लगता ही है कि उसे देख बच्ची का रोना बंद हो जाता है और वो चुप हो कपू को देखने लगती है। ये देख पिशाचिनी एकदम से खुश हो जाती है और कपू को जोर से आवाज़ देते हुए कहती है, ये तू रुक, ऐसे ही उड़ता रहे। ये चुप हो गई। कपू वो आगे नहीं जाता है और पिशाचिनी के सर से थोड़ा ऊपर उड़ने लगता है। वो बच्ची बस चुपचाप उसे ही देख रही थी कि तभी मायावी की खुशी से चिल्लाने की आवाज़ आती है, समय हो गया, लाओ उसे। मायावी की बात सुन पिशाचिनी उसे मायावी के पास लाती है तो कपू भी वो नीचे आ इंसानी रूप ले लेता है और इसी के साथ बच्ची भी दोबारा रोने लगती है। ये देख कपू हैरानी से कहता है, अब क्या इसके लिए मैं उल्टा ही रहूं? चुप करो और हटो। मायावी कपू को साइड करती है और पिशाचिनी की गोद से बच्ची को अपनी गोद में ले लेती है जिससे बच्ची का रोना और बढ़ जाता है। मायावी इस बात पर ध्यान नहीं देती है और अपने गले में पहने तत्वशक्ति रत्न को उसके हाथों में छुआ आंख बंद कर कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। इसी के साथ ही तत्वशक्ति चमकने लगती है। ये देख पिशाचिनी और कपू खुश हो जाता है और मायावी को देखने लगते हैं कि इतने में सीढ़ियों से जल्दी जल्दी आती सिया ऊपर थोड़ा लड़खड़ा जाती है जिसे संभालते कार्तिक कहता है, सिया संभल कर। सिया सामने मायावी की गोद में अपनी बच्ची को देखते हुए रोते हुए कार्तिक से कहती है, मेरी मेरी बच्ची। उसकी बात और नज़र को देख कार्तिक भी उस तरफ देखता है। मायावी की गोद में अपनी बच्ची को देख गुस्से से उसकी मुट्ठी भींच जाती है। पीछे वीर ध्रुव सवी और शिवेन शिवम भी थे। शिवेन के कॉल करने पर सवी ने उसे सब बता दिया था जिसकी वजह से दोनों ही विला में सब कुछ छोड़ यहाँ मंदिर आने के लिए निकल गए थे। ध्रुव गुस्से से उस तरफ बढ़ते हुए कहता है, मायावी मेरी प्रिंसेस के साथ कुछ करने का सोचना भी मत वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मायावी अपनी आंख खोलती है। तत्व शक्ति जागृत हो चुकी थी। ये देख वो खुश हो गई थी। वो ध्रुव की ओर देखते हुए हंस कर कहती है, इसमें सोचना क्या है, जो करना था मुझे मैंने तो वो कर दिया। तेरे कहने से मैं रुकूंगी थोड़ी बेवकूफ़। उसकी बात सुन वहाँ सबका खून खौल रहा था पर उससे ज़्यादा सबको इस बात से तकलीफ हो रही थी कि उनके सामने उनकी बच्ची रो रही है और वो उसे चुप भी नहीं करा पा रहे हैं। कार्तिक गुस्से से कहता है, मेरी बच्ची वापस करो मुझे, और ना करूँ तो सच कहूँ तो इसे देख मन कर रहा है अपने साथ ही ले जाओ। नहीं नहीं प्लीज़ 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 मेरी बच्ची मुझे वापस कर दो। मायावी वो रो रही है, भूखी है वो, प्लीज़। मायावी की बात सुन सिया झट से कहती है, वो रोने लगती है। अभी तो उसने अपनी बच्ची पर अपना प्यार लुटाया भी नहीं था और ये सब हो गया। सभी वो सिया को गले लगा लेती है। वही मायावी वो अपने सामने उन लोगों को बेबस देख शैतानी स्माइल के साथ कहती है, उफ उफ उफ, ये इंसानी कमजोरी प्यार, मैं तो पक जाती हूँ ये सब देख देख कर। वो आगे उन सब को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन सच्ची सच्ची बताओ मुझे ना तुम सबको यूँ अपने सामने तड़पते देख बड़ा सुकून मिल रहा है। सच में। वो बोल ही रही थी कि इतने में वीर उस पर अपनी शक्तियों से हमला करने वाला होता है कि मायावी उसे देख बच्ची को सामने कर कहती है, लगता से मझले चाचू को बच्ची से जरा भी प्यार नहीं है, तभी तो वो गलती कर रहा है। सोच ले मुझे जो होना है वो तो देखा जाएगा पर ये बच्ची बचेगी नहीं। नहीं वीर नहीं। सिया मायावी की बात सुन झट से वीर को मना करते हुए कहती है तो वीर बस गुस्से से मुट्ठी भींच लेता है। मायावी सभी लड़कों से कहती है, ये तुम सब यहाँ आओ और लग जाओ लाइन में। जरा भी भरोसा नहीं है मुझे तुम सब पर, हाँ और तुम दोनों चूहिया वही रहो। मायावी की बात को ना चाहते हुए मानकर वो लोग साइड में आ खड़े हो जाते हैं तो मायावी वो जादू कर पीछे से उनके हाथों को बांध देती है और कपू वो उनकी रखवाली में आगे खड़ा हो उन सब पर नजरें गाए हुए था। वही मायावी वो कुछ सोचते हुए सियासवी से कहती है, बच्ची चाहिए। सिया जल्दी से हाँ में सर हिलाती है। वो अपनी बच्ची को रोते देख तड़प उठी थी। वो उसे जल्दी से अपने सीने लगा लेना चाहती थी। मायावी सिया की हालत देख शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहती है, सच में बहुत दुखी हूँ तेरे लिए। चल अब ये रोना धोना को साइड में रख और काल विजय रत्न को बाहर लाने वाला मंत्र बोल।
मायावी की बात सुन सिया सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। वही बाकी लोग खुद को रस्सी से छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। वही मायावी दोनों को चुप देख अपने गाल पर हाथ रख हैरान होने का नाटक करते हुए कहती है, मतलब बच्ची जाए तो जाए पर रत्न ना जाए। हाँ, बच्ची से किसी को प्यार ही नहीं मतलब। ये बोल वो बच्ची पर जैसे ही अपने नाखून गड़ाने वाली होती है कि एक तेज आवाज आती है, इतनी भी क्या जल्दी है मायावी, मुझसे तो मील ले। ये आवाज तो ध्रुव खुद से बुदबुदाते हुए कहता है और चुप हो सीढ़ियों की तरफ देखने लगता है। वही वीर ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, ये आवाज वो भूल कैसे सकता है। वही बाकी सबके साथ मायावी की नज़र भी सीढ़ियों पर ही टिकी थी। हवाओं का रुख बदल गया था, वो तेज हो चुकी थी। मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी थी। सब आसपास हो रही इस प्रकृति के बदलाव को देख रहे थे सिवाय वीर के। उसकी आंखें अब भी बंद थी कि तभी ऊपर एक लड़की सबको दिखाई देती है, जिसका चेहरा अब जाकर दिखाई देता है, जिसे देख सब हैरानी से उसे देखने लगती है। वीर के कानों में पायल की आवाज आती है, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो वैसे ही धीरे से कहता है, फेरी। ये बोल वो आंख खोलता है तो अपने सामने दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को देखता है, जिसे देखने के लिए वो पिछले 2 महीनों से तड़प रहा था। उसके सामने उसकी फेरी खड़ी थी। श्री फुल एटीट्यूड से मायावी की तरफ चलकर आती है। उसने रैग कुर्ती के साथ व्हाइट नेवी ब्लू कलर का जीन्स पहना था। बाल उसके पूरे खुले हुए थे जो कमर से नीचे बिखरे हुए थे। मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना था। चेहरे पर कुछ नहीं लगा था, वो सच में बेहद खूबसूरत थी। श्री को जिंदा देख सबके चेहरे पर खुशी और हैवानी दोनों थी, सिया वीर और मायावी के चेहरे को छोड़कर। जहां वीर का चेहरा एकदम शांत था तो वही मायावी हैरानी से श्री को देख रही थी। श्री सिया और सवी के पास आती है, वो सिया के आंसू पोंछती है। सिया सवी दोनों उसे गले लगा लेती है। तभी मायावी कहती है, छोटी चूहिया तू जिंदा है। मायावी श्री को देख हैरानी से कहती है तो उसकी बात सुन श्री वो सिया सवी से अलग हो एटीट्यूड में उसे देखने लगती है। मायावी वो श्री को ऊपर से नीचे देखते हुए कहती है, तभी तो मैं सोचूं कि इतना ढूंढने के बाद भी मुझे मेरा रत्न मिला क्यों नहीं। उसे तो तू दबा कर बैठी है ना, वैसे तू बची कैसे। हाँ, उसकी बात सुन श्री एक नज़र बाकी सबको देखती है। उसकी नज़र वीर की नज़रों से जा मिलती है तो कुछ पर उसे देख नजरें फिर मायावी से वैसे ही कहती है, जैसे तू बची वैसे ही मैं भी बच गई। और मेरे सर पर तो मेरे भोलेनाथ का हाथ है, वो मुझे ऐसे कैसे अंकाल मृत्यु मरने देते। हाँ, बहुत बड़ा काम करना है अभी। ये बोल हुए वो अपने चारों तरफ देखने लगती है, फिर मायावी को देख उसे वार्न करते हुए कहती है, मेरे बच्चे पर अगर हल्की सी भी खरोच आए ना तो बाय गॉय, तुझे भारी भरकम नुकसान होगा। मायावी याद रखना। क्या कर लेगी तू मेरा। हाँ, कुछ नहीं। अच्छा है तू खुद सामने आ गई, अब तू अपनी इन बहनों को ना फटाफट से मंत्र बोलने को बोल। हाँ चल। मायावी श्री की बात को हवा में लेते हुए कहती है तो मायावी की बात सुन श्री उसे देखते हुए सिया सवी से सीरियस वे में कहती है, जी दीदू मंत्र बोलना शुरू कीजिए। श्री बात सुन सिया सवी उसे देखते हैं तो वही वीर वो सब श्री के मुंह को देख रहा था। ध्रुव वो श्री को देखते हुए कहता है, ये खरगोश क्या करने की कोशिश कर रही है, मैंने कहा ना मंत्र पे। ये श्री दोनों को चुप देख जोर से कहती है तो सिया सवी इस बार आंख बंद कर मंत्र बोलने लगती है, जिससे मंत्र की आवाज गूंज रही थी और इसी के साथ उनके आसपास मंत्र दिखने लगे थे। ये देख मायावी खुश हो जाती है। तभी श्री दर्द से कराते हुए नीचे घुटनों पर बैठ जाती है। आहा, वीर उसकी आवाज सुन आगे बढ़ता है पर हाथ बंधे हुए और कपू की वजह से वो रुक जाता है। श्री का एक हाथ अपने सीने के ऊपर था तो दूसरा हवा में इधर उधर हो रहा था। वीर उसे देख समझ चुका था वो क्या करने वाली है। वही तभी अचानक से मायावी के हाथ पर सन की आवाज के साथ इतने में एक तीर मायावी के हाथ में आ लगता है, जिससे वो दर्द से चीख उठती है और बच्ची वो छूट जाती है। ये देख सिया जोर से चिल्लाती है, नहीं, पर तब तक श्री वो बच्चे के पाँव से गिरने से पहले ही अपनी गोद में ले लेती है। वही मायावी वो पीछे होते हुए उस तीर को निकालने लगती है। श्री वो बच्ची को देख मुस्कुरा देती है और प्यार से उसे देख कहती है, ओ माय बेबी, मासी की गोद में आ, अच्छा लगा तुमको। फिर वो मायावी को घूरते हुए गुस्से में कहती है, मैंने कहा था मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो भारी भरकम नुकसान होगा। ये बोल वो बिना मायावी को कोई मौका दिए बिना ही वो उस पर जादू करती है, जिससे मायावी वो पीछे ही जा गिरती है। इधर शिवम उसे अपने हाथ की रस्सी कुछ ढीली लगती है तो वो खुद से कहता है, ये मेरी रस्सी ढीली कैसे पड़ गई। उसकी रस्सी खुल चुकी थी। वो पलटता है तो सामने मास्क मैन को देख हैरानी से कहता है, हे। वो बोल रहा था कि वो मास्क मैनू उसके मुंह पर हाथ कप्पू को देख उसे आंखों से चुप कहने को कहता है तो वो चुप हो जाता है। वही मायावी वो गुस्से से तिलमिलाते हुए कहती है, ये चूहिया। वो बोल ही रही थी कि श्री बीच में उसकी बात काटते हुए बोरिंग लुक के साथ उस पर जादू करते हुए खड़े होने लगती है और कहती है, टोटल बकवास।
च 148 मी तुझ्यावर खूप प्रेम करतो। सूर्यवंशी विला। सुबह के 5:30 बजे झील के मुंह से गुरुजी सुन एक बार फिर सबको शौक लगा था। श्री वो बिल्कुल आराम से बैठी थी तो वही ध्रुव वो मुंह दबाकर हंस रहा था। उसका भाई एक लड़की से जल रहा था। ये सोच सोच उसे बहुत हंसी आ रही थी। तो वही बाकी सबकी निगाहें झील पर थी। कैलाश जी झील से वहां आने का कारण पूछते हुए कहते हैं, तुम यहाँ कैसे? उनकी बात सुन झील बहुत शालीनता से कैलाश जी को बताने लगती है, हमारी कैद से एक आंख वाला राक्षस भाग निकाल है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। लेकिन जब मैं बड़े गुरु जी के घर गई उनसे मिलने तब पता चला कि वो सब इस दुनिया में नहीं है। मायावी ने उन्हें खत्म कर दिया है। सारी सच्चाई पता करने के बाद मैं यहाँ आ गई और मुझे ये भी पता चला है कि एक आंख वाले राक्षस को मायावी ने ही बाहर निकाला है। श्री के नाना जी झील के बड़े गुरु थे और कैलाश जी को वो अपना छोटे गुरुजी मानती थी। झील शर्मा अपने परिवार वालों के साथ ज्यादा कंफर्ट नहीं रहती थी। वो एक बड़े घर से थी पर उसे ये सब नहीं चाहिए थी, इसलिए अपनी फैमिली के मना करने के बाद भी 15 साल की आयु में वो श्री के नाना जी के पास उनकी शिष्य बन उनसे ज्ञान हासिल किया। उसके पास कोई जादुई शक्तियां नहीं थी लेकिन उसके पास एक अद्भुत कला थी। वो तीरंदाजी में बहुत माहिर थी। 5 साल तक वो उनकी शिष्य रही और जब उसका समय खत्म हो गया तब उसने खुद ही ये रास्ता चुना था। वो लोगों की मदद करती थी, इसलिए वो उन बुरी शक्ति को पकड़ने के लिए श्री के नाना जी के बताए दूसरे बहुत बड़े गुरु के पास चली थी, जहां उसने उनसे बुरी शक्तियों को कैद करना सीखा और उनकी रखवाली करने लगी। झील श्री से 3 साल बड़ी थी, वो 24 की थी। इधर झील अपनी बात खत्म करती है तो श्री वो सबको देखते हुए शांति से कहने लगती है, झील ने ही मेरी जान बचाई। मैं 1 महीने से बेहोश थी और जब मुझे होश आया तब मेरा शरीर बहुत कमजोर पड़ चुका था। झील की दवाइयों और इसकी मदद से मैं बिल्कुल ठीक हो पाई और वापस आ गई। और सबसे बड़ी तो ये है कि यही थी जिसने मुझसे मॉल में बॉम्ब के बारे में बताया था। श्री अपनी बात बोल झील के कंधे पर सर लेती है। वीर उसे अब तक घूर रहा था। ध्रुव अपना सर हिला देता है। बाकी सब श्री के 1 महीने तक बेहोश वाली बात सुन हैरान थे। वो कभी वीर तो कभी श्री को देखते हैं। श्री ने भी ये बात नोटिस की थी। वो सबसे पूछती है, क्या हो गया, आप सब इस तरह से क्यों देख रहे हैं मुझे? तू भी 1 महीने से बेहोश थी? ध्रुव शॉकिंग फेस के साथ कहता है तो श्री उसे देखते हुए कहती है, शायद मैंने हिंदी में ही बोला। और दूसरी बात की तू भी से क्या मतलब? हाँ मतलब आप भी? अरे मैं नहीं, तेरा पति आई मीन ब्रो भी तो 1 महीनों तक कोमा में थे। ध्रुव की बात सुन इस बार श्री हैरान होने वाली थी। वो हैरानी से वीर को देखती है। अब जाकर उसकी नज़र वीर के माथे के लेफ्ट साइड आखिर जोर पर लगी कट पर जाती है, जो अब ज्यादा नहीं पर दिखाई दे रहा था। वीर सब की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। ध्रुव तारीफ करते हुए कहता है, क्या बात है यार, क्या जोई है, सही मतलब। आगे अगर कुछ भी बकवास की तो एक्स्ट्रा वक्त के लिए तैयार रहना। वीर बिना ध्रुव को देखे अपनी रौबली और दमदार आवाज में कहता है तो ध्रुव बिल्कुल चुप हो जाता है। वैसे भी आज के लिए बहुत हो गया था, अब और कुछ करने की हालत में नहीं था वो, इसलिए चुप रहना ही सही समझा। सिया वो झील के पास आ उसके हाथों को पकड़ इमोशनल होकर कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी श्री की हिफाजत करना ही मेरा सबसे बड़ा काम था। अच्छा तो ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया? श्री झील को घूरते हुए कहती है तो झील उसे देख गहरी सांस ले कहती है, क्योंकि तुम बहुत बोलती हो। क्या मैं? श्री खुद की तरफ उंगली दिखाते हुए हैरानी से कहती है तो वो हाँ में सर हिलाती है। झील का जवाब सुन श्री मुंह बन जाता है और वो कुछ कहती कि वीर झील से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मायावी ने मॉल में बॉम्ब लगाया हुआ है? वीर के सवाल करने पर झील उसे देखती है। वीर की आंखें अब भी गॉगल से ढके हुए थे। झील वीर की तरफ देख कहती है, मैं उस पर नज़र रख रही थी बिना उसे पता चले, और जब मैंने उसे मॉल में इस बारे में बात करते देखा तो मैं वहां सभी को बाहर निकालने के बारे में सोच रही थी कि मेरी नज़र श्री पर चली गई और इसके सामने आए बिना ही उसे मायावी के प्लेन के बारे में बता दिया था। उसकी बात सुन वीर कुछ नहीं कहता है। वही अचाल जी एक बार फिर झील से श्री को बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। फिर वो सबको थके हुए हालत में देख कहती है, एक काम करो, तुम सब जाकर फ्रेश हो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, बहुत थक चुके हो जाओ। यू आर था बेस्ट चाची माँ। मैं यही तो चाहती थी कब से कि कोई मुझे रूम में जाने के लिए बोले। गुड नाइट मेरी सोना।
श्री अचाल जी के पास उन्हें साइड हक कर कहती है और आखिर में वो उनकी गोद में आराम से सो रही अपनी प्यारी से बच्ची के माथे को चुम लेती है। फिर वो माधव जी और कैलाश जी को बाय बोल जाने लगती है, उसकी के साथ ध्रुव भी जाने लगता है और फिर बाकी सब भी वहां से चले जाते हैं। अचाल जी सिया को बच्ची दे, झील को उसका कमरा दिखा, वो भी किचन में चली जाती है। वही दोनों उपजा रहे थे। श्री कुछ याद आते ही ध्रुव से कहती है, अच्छा चाची माँ ने इनका वेलकम क्यों किया? क्योंकि भाई भी तेरे जाने के बाद से विला नहीं आया था। ध्रुव उसके गले में बाहें डाल चलते हुए थकी हुई आवाज में कहता है। तो उसकी बात सुन श्री एकदम से अपनी जगह रुक हैरानी से कहती है, वॉट यार, चलते हुए बात करते हैं ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। ध्रुव अपनी पलकों को झपकाते हुए कहता है। तो श्री ऊपर जाते हुए कहती है, पर क्यों, तू खुद पूछ लेना ना। चल बाय, तू जा अपने रूम में, मैं चला अपने रूम। ये बोल ध्रुव वो उसे हक कर छोड़ देता है और वहां से अपने कमरे की तरफ चल देता है। श्री भी सोचते हुए अपने रूम में आती है। वो डोर बंद कर सामने देखती है तो उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसका कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। श्री रूम की हर एक चीजों को छूकर महसूस करने लगती है। इस कमरे में वीर और उसकी कितनी सारी अच्छी बुरी यादें थी। वो फोन साइड में रख बालकनी में चली जाती है। श्री आंख बंद उस चल रही ठंडी हवा को खुद में महसूस करने लगती है। वो रखे छोटे से उस गमले के फूल को छूती है तो वो कली खिल जाती है। ये देख उसके चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ जाती है। श्री अंदर आती है और बालकनी के डोर को बंद कर एसी ऑन कर बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो फ्रेश हो चेंज कर आती है। उसने इस वक्त अपने पुराने कपड़े थे जो वो विला आने के बाद कम ही पहनती थी। श्री ने स्काई ब्लू कलर का लूज टी शर्ट के साथ शॉर्ट्स पहने थे जो उसके घुटनों से थोड़ा ऊपर तक था। वो बेड के पास अपना बैग को बहुत प्यार से निहारने लगती है। तभी उसे ऐसा लगता है मानो कोई उसे घूर रहा है। श्री जैसे ही पलटती है कि वीर जो उसके ठीक पीछे खड़ा था वो उसे कंधों से धक्का दे बेड पर गिरा देता है। श्री संभल नहीं पाती और बेड पर आ गिरती है। बेड बहुत सॉफ्ट था जिस वजह से वो कुछ उलझ सी जाती है। वो उठती कि वीर उसके ऊपर आ जाता है। ये देख श्री हैरानी से कहती है, अरे, पर वीर बीच में उसकी सारी बोलती बंद कर देता है। वो उसके ऊपर पूरी तरह छा गया था लेकिन उसने इस बात का ध्यान रखा था कि उसका वेट उसकी प्यारी सी फेरी पर ना पड़े, इसलिए उसने अपने दोनों हाथों को उसके आसपास घेरा बना उसे अपने नीचे कैद में कर लिया था। वीर श्री को गुस्से में घुरते हुए कहता है, आखिर तुमने कर ही ली ना, अपने मन की चली ही गई थी ना मुझे छोड़कर। हाँ, उद्धरण चिन्ह। वीर को गुस्से में देख श्री एक पल के सहम गई थी क्योंकि वीर का गुस्सा पहले जैसे नहीं था, थोड़ा ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वो श्री उसे शांत करने के लिए अपनी बाहों का हार उसके गले में डाल बहुत नरमी से मासूमियत से कहती है, अरे कहाँ गई थी, हमेशा आपके पास तो थी। वो ब्लास्ट हो गया था इसलिए 2 महीने आपसे दूर रही। वो भी 2 महीने कहा, 1 ही महीना समझो, 1 महीना तो दोनों ही बेहोश थे। वरना मैं आपसे दूर क्यों जाऊंगी भला? हाँ, ना आज ना कल, अभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, छोड़कर नहीं जाओगी। श्री की मक्खनबाजी को वीर अच्छे से समझ चुका था लेकिन वो इस बार इतनी जल्दी से नहीं पिघलने वाला नहीं था। वो अब भी वैसे ही गुस्से से श्री को घूर रहा था। श्री एकदम से उसे अपनी तरफ खींचती है और उसके गाल को चुम लेती है। वीर की आंखें इस एहसास से बंद हो जाते हैं। श्री उसके दूसरे गाल को चुम कहती है, अब शांत भी हो जाए मेरे गुस्सैल पति देव। आई प्रॉमिस कभी नहीं, मतलब कभी नहीं जाओगी अब, पक्का? श्री बात पर वीर वैसे ही आंख बंद कर धीरे से कहता है तो श्री उसके माथे को चुमते हुए भरोसे से कहती है, पक्का वाला पक्का, पर मुझे विश्वास नहीं है। वीर आंखें खोल उसकी नीली आंखों में देखते हुए कहता है तो श्री वो धीरे से अपना एक हाथ वीर के बालों पर ला उसका सर नीचे करती है और एक हाथ पीछे से धीरे धीरे सामने ला उसके गाल पर रख धीरे से उसके होठों को अपने होठों से छू लेती है। वीर की आंखें एक बार फिर से उसकी छुवन के एहसास से बंद हो जाते हैं और वो उसे किस करने लगता है। श्री अपनी आंखें बंद वीर को बहुत सॉफ्टली किस कर रही थी। वो अपने इस किस के जरिए उसे भरोसा दिला रही थी कि वो उसकी है और उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। वीर उसे बहुत पैशनेटली किस कर रहा था मानो वो कितने दिनों की प्यास बुझा रहा हो। जब दोनों की सांसें उखड़ने लगती है तब जाकर वीर उसे छोड़ता है। दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। सीने से बार बार वीर का सीना टकरा रहा था। दोनों की धड़कनें असामान्य थी। वीर उसके माथे से अपना माथा जोड़ लेता है। श्री आंख बंद किए ही कहती है, अब हुआ, आई एम सॉरी, मला तुझी खूब आठवण येते, मैंने आपको बहुत मिस किया है। ये बोलते हुए उसका गला भर आया था और उसने वीर को कसकर गले लगा लिया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वीर श्री को ले साइड में लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में भर उसके बालों को चुमते हुए कहता है, शश शिश मी पण मैंने भी। वीर की बात सुन श्री हैरानी से अपना चेहरा उसके सीने से निकाल अपनी आंसू से भरी आंखों से उसे देखते हुए कहती है, आपने सीख लिया है, ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत सीख चुका हूँ। तुम्हारी बातें जानना भी तो जरूरी है ना, अपनी लैंग्वेज में ना जाने क्या क्या बड़बाती रहती हो। हाँ,
वीर उसे बीच में रोकते हुए कहता है। वो उसके आंसू पोंछ उसके गालों को चुम लेता है। वीर की बात सुन तो श्री बहुत खुश हो गई थी। वो उसके लिए मराठी सीखा था, ये बात उसे बहुत खुशी दे रही थी। श्री थोड़ा ऊपर उठ उसके गाल पर जोर से चुमते हुए कहती है, आई लव यू अ। वीर उसकी हरकतें देख खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता है और उसे अपनी बाहों में कसते हुए कहता है, मेरी शेरनी का मूड अर्न हो गया। उसकी बात पर श्री बस मुस्कुरा देती है। फिर वो थोड़ा ऊपर खिसकते हुए उसके चेहरे के पास आती है और कहती है, अच्छा अपना ये बोलकर बताओ ना कि आप मुझसे प्यार करते हो। ये नहीं पता। वीर उसके बालों में अपना चेहरा छुपा उसकी खुशबू को खुद में समाते हुए मदहोशी में कहता है। तो उसकी बात सुन श्री हैरानी से उसे देखती है। फिर वो वीर को खुद से दूर करती है जिससे वीर थोड़ा चिढ़ जाता है। एक तो इतने टाइम बाद दोनों पास थे, उसमें में भी श्री उसे खुद से दूर कर रही है, ये बात उसे जरा भी पसंद नहीं आती है। वही श्री वीर से मुंह फुला कर कहती है, क्या यार आप भी ना, दुनिया के सारे कपल ये सोचते हैं कि वो अपने पार्टनर को अलग अलग तरह से प्रपोज करे और आप मेरे लिए मराठी सीखे, लेकिन ये नहीं सीखा कि प्यार का इजहार कैसे करते हैं। आप ना हटो। ये बोल वो उससे दूर खिसकने लगती है तो वीर उसका हाथ पकड़ कहता है, फेरी क्या फेरी। श्री चिढ़ कर उस पर चिल्लाती है तो वीर अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेता है और उसका हाथ छोड़ कहता है, ठीक है मेरी झांसी की रानी, तुम 5 मिनट रुको। मैं वो बोल ही रहा था कि इतने में श्री वो बेड से उठ वीर को घुरते हुए अपना सरनामे हिलाते हुए कहती है, नको नको, मैं अब 1 मिनट भी नहीं रुकने वाली, बहुत वेट कर लिया। अब मैं जो बोल रही हूँ वो बोलो। वीर बिना कुछ कहे उसके पास आते हुए अपने फोन पर कुछ कर रहा था। वो हाथ में फोन ले ही श्री के पास आता है तो श्री वो वीर से कहती है, देख क्या रहे हैं, हाँ बोलिए। हम वीर कहता है, मी तुझ्यावर खूब प्रेम करतो। श्री बहुत प्यार से वीर की भूखी आंखों में देखते हुए कहती है। फिर वो वीर से कहती है, अब आप बोलो, आई लव यू। ये क्या बात हुई भला। वीर कहता है तो श्री मुंह बना कहती है और वहां से जाने लगती है तो वीर उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है। श्री उसके सीने से आ लग जाती है। वीर उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहता है, सुनो तो, और चुप होकर। श्री चुप हो उसकी आंखों में खोते हुए हाँ में सर हिलाती है। वीर उसके घुले बालों की जुल्फों को हटाते हुए प्यार से कहता है, मी तुझ्यावर खूब प्रेम करतो। हूँ तमने प्रेम करे छू। मैं तेनू प्यार करदा जे तय में। आई लव यू सो मच मेरी शेरनी। ये बोल वो उसके गालों खिंचता है। वही श्री जो उसके मुंह इतनी सारी लैंग्वेज में इजहार सुन हैरान और खुश थी। वो उसकी आखिर के 4 नंबर के इजहार को सुन समझ नहीं पाई थी। वो उसे रोकते हुए कहती है, एक मिनट क्या था वो तेजे क्या था और ये कौन सी लैंग्वेज थी। फ्रेंच। वीर एक शब्द में जवाब देता है, ये विदेशी तरीकों से तो अच्छा अपना देशी है आप तो। 1 मिनट आपका फोन अर्न क्यों हो तेरी की। श्री सर हिला कहने लगती है कि तभी उसकी नज़र वीर के हाथ में पकड़े फोन और कान में लगी ब्लूटूथ पर जाती है। वीर ने रूम में आने के बाद से उसे नहीं निकाला था। वही श्री वो वीर से फोन ले कहती है, तो आप गूगल भैया से हेल्प ले रहे थे। हम वीर उसकी बातों को साइड में रख उसे कमर से पकड़ बहुत कशिश से कहता है, बहुत चाहता हूँ तुम्हें। वीर की बात सुन श्री कुछ नहीं कहती है। वो उसे देखने लगती है। वीर भी उसकी आंखों में ही देख रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोने लगे थे। वीर श्री को कमर से हल्का उठता है और उसका चेहरा अपने चेहरे के बेहद करीब ला लेता है। श्री ने सपोर्टिव के लिए उसके गले में बाहें डाल दी थी। दोनों की धड़कनें एक बार फिर एक दूसरे के करीब पा धड़कने लगी थी। वीर से जब रहा नहीं जाता है तो वो श्री होठों को अपने होठों में किस करने लगता है। वो उसके अपर लिप तो कभी लोअर लिप को सक कर रहा था। वीर की किस हर पल के साथ डिप होती जा रही थी। वो श्री को बहुत गहरी से किस कर रहा था। दरवाजा तोड़। सूर्यवंशी विला। वीर का रूम। श्री ऊपर सीलिंग को देखते हुए कुछ याद आते ही वीर से पूछती है, आप घर में क्यों नहीं थे। क्योंकि मेरी शक्तियां आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिस वजह से मैं अपने आसपास के लोगों को हट कर रहा था, इसलिए सबसे दूर जाना पड़ा। वीर श्री की बात सुन उसे अपनी बाहों में कसते हुए कहता है। श्री उसके सीने से लगी बेड में लेटी थी। उसके दिमाग में फिर कोई खुराफाती चल रही थी। वो अपना सर ऊपर कर वीर को देखती है और उससे कहती है, मतलब आप वहाँ अपने फार्म हाउस पर अकेले रहते थे और वहाँ खाना भी अकेले बनाते थे। उसकी बात पर वीर बस हम में जवाब देता है, जिस श्री झट से उठ बैठते हुए कहती है, तो इसका मतलब आपको खाना बनाने के लिए आग जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी ना, यूं चुटकी बजाए और सुम्मम कर खाना झट से पका देते होगे ना तुम, और तुम्हारी ये फालतू की बातें कभी बंद नहीं होगी ना। अब चुप से कर सो जाओ और मुझे भी सोने दो।
वीर श्री को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है। श्री उसके ऊपर आ गिरती है। वीर की आंखों को बंद देख, वो भी अब कुछ नहीं कहती है और उसके ऊपर ही आंख बंद कर सो जाती है। रात भर जागे होने के कारण दोनों को तुरंत ही नींद आ जाती है। वीर श्री को मजबूती से अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था, मानो अगर उसकी पकड़ थोड़ी सी ढीली हुई तो वो चली जाएगी। आखिरकार उसे आज वो सुकून मिल ही गया था जिसके लिए वो पिछले 1 महीनों से तड़प रहा था। तारांकन, शाम का समय। श्री, ध्रुव और शिवम को छोड़ बाकी सब जग चुके थे। वो तीनों ही अभी तक अपने अपने रूमों में आराम से रहे थे। कार्तिक और सिया अपनी बच्ची को लेकर हॉस्पिटल गए हुए थे। उसका चेकअप कराने समय से पहले आने के कारण कहीं वो कमजोर तो नहीं, ये बात जानने के लिए तो वही बाकी सब हॉल में बैठे थे। वीर अपने रूम में ही काउच पर बैठे लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसके कानों में कुछ आवाजें आती है। वो अपना सर हिला देता है और सामने सर उठा देखता है। हमेशा की तरह श्री नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी, लेकिन वो ये देख हैरान हो गया कि श्री नींद में हवा में थी। वीर अपनी जगह से जल्दी खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ बढ़ता है। श्री नींद में थी, वो कुछ तो बोल रही थी पर वीर को कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। वीर धीरे धीरे बेड के पास आता है और अपना हाथ बढ़ा उसे छूने की कोशिश करता है, क्योंकि पहली बार उसने हाथ ऐसे ही बढ़ाया था तब श्री उल्टा और ऊपर चली गई थी। वीर धीरे से जैसे ही उसे छूता है कि श्री एकदम से नीचे गिर जाती है, पर वो बेड पर गिरती वीर उसे अपनी गोद में पकड़ लेता है। वो गहरी सांस ले श्री को बेड पर लिटाते हुए अपना सर हिला देता है। ये लड़की चाहे दुनिया इधर से उधर ही क्यों ना हो जाए, पर इनकी नींद वो नहीं टूटेगी। वीर श्री को देखते हुए कहता है, ये लड़की और इसकी शक्तियां एक दिन मुझे पागल करके रहेगी। होश में रहती तो उड़ क्यों नहीं पा रही का राग लेकर बैठ जाती है। और अब नींद उड़ रही मैडम। वो अपना लैपटॉप ले उसके पास ही उसके सिरहाने बैठकर काम करने लगता है। तारांकन, शाम की पूजा कर सभी हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। कार्तिक और सिया भी वापस आ चुके थे। डॉक्टर ने बता दिया था कि बच्ची एकदम हेल्दी और ठीक है, चिंता की बात नहीं है। घर में ये बात जान सब खुश थे। श्री शिवम के साथ बैठी थी। वो उससे कहती है, तू यही है? हाँ मैं यही हूँ, मेरी यहाँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी है, ये सहायकर। वॉट? शिवम की बात सुन श्री हैरानी से कहती है तो शिवम बिल्कुल नॉर्मल वे में एप्पल उठा खाते हुए कहता है, हाँ उन्हें मेरे बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे ढूंढने लगे और जब मेरे बारे में पता चल गया तो मुझसे कॉल पर बात की। मैंने भी मना नहीं किया और आ गया। जिस दिन मैं तुझसे मिलने आया था ना, यही बताने आया था, पर मेरी किस्मत ने तो मुझे सीधा हॉस्पिटल ही पहुंचा दिया था। शिवम की बात सुन श्री को वो दिन याद आता है जब शिवम उससे मिलने आया था और उसे चाकू लग गया था। बेचारा सही तो बोल रहा था, वो उससे ठीक से मिला भी नहीं पाया और सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया था। श्री को थोड़ा बुरा लगता है। उसे सैद होते देख शिवम जल्दी से कहता है, मैं तो चला जाता पर अकल आंटी ने रोक लिया मुझे, इसलिए मुझे यही रुकना पड़ा। क्या काकू आबा भी है साथ? शिवम की बात सुन श्री आंखों में चमक लिए उससे पूछती है तो शिवम उसे मना करते हुए कहता है, नहीं, मैंने उन्हें यहाँ आने से मना कर दिया है। यहाँ इतना सब कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही है, कभी भी उनके साथ भी कुछ भी गया तो इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हाँ ठीक ही किया तूने। श्री को भी उसकी बातें सही लगती है। अब तक ध्रुव भी उठ चुका, वो फ्रेश हो नीचे आता है और श्री के बगल में आ बैठ जाता है। तभी वीर भी स्टडी रूम से बाहर आता है। वो उन तीनों को घूरता है, बेचारे को कभी अपनी फेरी के साथ अकेले बैठने ही नहीं देते ये लोग, कोई ना कोई आ ही जाता है। वीर बिना कुछ कहे साइड में लगे लीगल सोफे पर आ बैठ जाता है। ध्रुव अगाई लेते हुए सभी से कहता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कॉमन बीएफ अभी गुड मॉर्निंग नहीं गुड इवनिंग का टाइम है। ध्रुव की बात सुन बाकी सब उसे घूरते हैं तो श्री वो अपना सर हिला कहती है। तब जाकर ध्रुव उसे देखता है, फिर अपना फोन ऑन कर टाइम देखता है तो शाम के 7 बज चुके थे। ध्रुव अपने बालों पर हाथ फेरते हुए जबरदस्ती हंसते हुए कहता है, ओ हाँ सॉरी। इधर सिया के पास बैठी सभी वो उसे बुरी तरह से घूर रही थी, क्योंकि वो उसे कब से उठाने की कोशिश कर रही थी पर वो उठ ही नहीं रहा था और एक बार तो उसने खुद उसे ही खींच लिया था अपने पास, जिससे सभी को उस पर बहुत गुस्सा आया था। वो जैसे तैसे कर उसे खुद से अलग हो बाहर आ गई थी। ध्रुव उसे चुके से अपने होठों को छोटा कर किस देता है। सभी उसे घूरती है और अपने आसपास देखती है, अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं वरना ध्रुव वो उससे नहीं बचता। ध्रुव उसे चिढ़ा अपने फोन पर गेम खेलने लगता है। इधर झील वो श्री को देखते हुए पूछती है, वैसे श्री क्या तुम्हें तुम्हारे अंदर की रत्न की शक्ति मिल गई है? झील के अचानक ऐसे सवाल पर सब उसे देखने लगते हैं तो झील अपनी बात सही करते हुए कहती है, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर तुम्हें तुम्हारे अंदर की रत्न की शक्ति मिल गई है तो इससे हमें ही आसमानी होगी ना मायावी को खत्म करने में। झील की बात सुन श्री सोचते हुए उसे कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मुझे उसकी शक्तियाँ। वो बोल ही रही थी कि इतने में सिया की गोद में सो रही बच्ची रोने लगती है। ये देख श्री कहती है, ओ मेरा बेबी।
जी जी मुझे दो, मैं चुप कराती हूँ। नहीं बेटू, ये तुमसे चुप नहीं होगी। सिया बच्ची को गोद में घुमाते हुए खड़ी होकर कहती है तो श्री नासमझी में पूछती है, क्यों? क्योंकि इसे भूख लगी है, मैं इसे दूध पिलाकर आती हूँ। सभी हाँ में सर हिलाते हैं तो वो बच्ची को ले ऊपर रूम में चली जाती है। वही वीर वो झील को शक भरे नजरों से घूरते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता कि फेरी के अंदर रत्न है? वो श्री ने ही मुझे बताया था। झील नॉर्मल ही कहती है तो वीर की नजरें श्री पर चली जाती है। श्री हाँ में सर हिला देती है तो अब वीर वो कुछ नहीं कहता है। कुछ पल बाद झील एक बार फिर सबसे कहती है, हमें तत्व शक्ति को उस मायावी से दूर करना होगा, तब जाकर हम उस मायावी को कमजोर कर पाएंगे। पर कैसे? मतलब मायावी से तत्व शक्ति को दूर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो उसे गले में पहनती है। श्री गंभीर होकर कहती है, उसे याद था जब वो कल रात मायावी से लड़ रही थी और बॉम्ब बॉस्ट होने वाले दिन उसने मायावी के गले में तत्व शक्ति को पहने देखा था। श्री की बात पर सभी सोच में पड़ जाते हैं। कार्तिक सभी को देखते हुए कहता है, कुछ तो करना पड़ेगा जीजू, एक आइडिया है। श्री चुटकी बजाते हुए उछल कर कहती है। वीर उसकी हरकतें देख ही समझ गया था कि वो जरूर कुछ उल्टी सीधी बातें ही करेगी, पर वो उसे रोक पाता उससे पहले श्री अपनी जगह पर खड़ी कहने लगती है, क्यों ना हम मायावी की माया नगरी में चले? हाँ, क्या पता वो तत्व शक्ति कभी ना कभी तो निकाल कर रखती होगी ना। क्या सच में? शिवम भी फोन चलाते हुए उसकी बात सुन झट से कहता है। उन दोनों को अपना खुराफाती दिमाग लगाते देख वीर सर हिला देता है तो वही बाकी सब उन दोनों को देखने लगते हैं। सभी वो श्री को मना कर पाती उससे पहले ही वीर अपनी कर्कश आवाज में श्री से कहता है, सोचना भी मत कि तुम माया नगरी जा सकती हो। एक बार गई थी ना, तब याद है ना क्या हुआ था? तो अपने इस मटर के दाने जितने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद करो समझी, और अपनी जगह पर चुप करके बैठ जाओ। वीर की बात सुन श्री का मुंह फूल जाता है तो वही बाकी सब उन दोनों को देख हंस देते हैं। वीर श्री के आते ही पहले जैसा हो रहा था वही श्री वो वापस से आ शिवम और ध्रुव के बीच में आ बैठ जाती है। वो कैसे भूल सकती है वो दिन जब वीर और उसकी कितनी बड़ी वाली लड़ाई हुई थी। वीर कितना गुस्सा हुआ था और उसे रूम में बंद करने की धमकी भी दे चुका था। कार्तिक श्री से प्यार से कहता है, हाँ बेटू ये डेंजरस है, वीर सही ही बोल रहा है, हम में से कोई माया नगरी नहीं जाएगा। और वीर तू ना बेटू को डांटा ना कर समझा। कार्तिक वीर को डांटते हुए कहता है। वही श्री वो तो वीर को डांट खाते देख खुश हो जाती है, चलो कोई तो है जो उसे भी डांट रहा था और उसका सपोर्ट कर रहा है। वही वीर वो कुछ नहीं बोलता है। वही श्री वो वीर को जीभ दिखा चिढ़ाती है और बाकी सब के सामने बहुत मासूम बन जाती है। अब वीर क्या ही किसी को बताए कि वो क्यों उसे डांटता रहता था। उसकी हरकतें ही ऐसी होती है कि ना चाहते हुए भी उसे डांटना पड़ता था। वीर ने श्री को नहीं बताया था कि वो नींद में आज उड़ रही थी, अगर वो बता देता तो फिर वो नया कारनामा करती फिरती। वही इधर श्री वो मुस्कुराते हुए ध्रुव की तरफ मुड़ते हुए कहती है, बीएफ वो, ये बोल वो चुप हो जाती है क्योंकि ध्रुव वो अब भी फोन में लगा हुआ था और गेम खेल रहा था। वो इतने इंटरेस्ट से खेल रहा था कि उसे किसी का होश ही नहीं था। ये देख श्री वो उसे घूरती है, फिर वो शिवम की तरफ मुड़ती है। उसका मुंह देख शिवम पीछे झांक कर ध्रुव को देखता है। उसे देख वो समझ जाता है कि उसकी दोस्त उससे क्या चाहती है। वो बस श्री को देख पल के छपका देता है। बाकी सब मायावी के बारे में बात करने लगते हैं। इस बीच ध्रुव जो गेम खेल रहा था उसके फोन पर कोई नोटिफिकेशन आता है। वो पहले उसे साइड करता है पर दोबारा आने पर वो थोड़ा चिढ़ जाता है क्योंकि वो लास्ट स्टेज पर था। ध्रुव गेम में ही उस नोटिफिकेशन को टच करता है जिससे उसका फोन एकदम से ब्लैक हो जाता है। ये देख ध्रुव वो शॉक हो जाता है पर वो कुछ करता उससे पहले ही वो ब्लैक स्क्रीन झिलमिलाने लगती है। ध्रुव फोन पास ला देखने लगता है कि इतने में अचानक से उस स्क्रीन पर एक भूत और खोपड़ी भूत आ जाती है, साथ ही डरावनी आवाज जिसे सुन और देख ध्रुव तुरंत ही डर से चिकते हुए फोन खुद से दूर फेंक देता है और अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। उसका फोन सीधा पानी के जग में आ गिरता है। वही बाकी सब उसे घूरने लगते हैं। बेचारा ध्रुव अपने सीने पर हाथ रख लंबी लंबी सांसें ले रहा था तो वही श्री और शिवम दोनों होठों को अंदर कर हंस रहे थे। वो दोनों धीरे से एक दूसरे को थम्सअप का इशारा करते हैं। ध्रुव ने श्री को मुंह दबा हंसते देख लिया था। वो उसके कंधे पर मारते हुए डर और गुस्से से कहता है, ये तूने किया ना? श्री उसका हाथ पकड़ खिंचकर बैठाते हुए हाँ में सर हिलाती है तो ध्रुव वो उसे घुरता है। वही माधव जी ध्रुव को डांटते हुए कहते हैं, ये क्या हरकत है ध्रुव, फोन निकालो बाहर। ध्रुव अपने फोन को पानी के जग से बाहर निकालता है और उसे श्री के आगे कर रोनी सूरत बना देखने लगता है। श्री उससे फोन ले साइड में रख देती है। इधर सभी वो कहती है, अगर हम उसकी माया नगरी में नहीं जा सकते तो उसे किसी न किसी तरीके से तो बाहर निकालना होगा ना। पर कैसे? अविनाश जी कहते हैं, मेरे पास एक सुपर आइडिया है। श्री एक बार फिर खुश होते हुए कहती है तो वीर वो उसे घूरते हुए कहता है, फेरी, अरे प्रॉमिस, ये दरवाजा तोड़ आइडिया है।
श्री वीर को मनाते हुए कहती है तो माधव जी वीर से कहते हैं, वीर बोलने तो दो उसे, बोल बेटू। कार्तिक श्री कहता है तो श्री खुश हो जाती है और अपना प्लान बताते हुए कहती है, तो प्लान ये है कि उद्धरण चिन्ह तारांकन। श्री की बात सुन सभी को उसका आइडिया सही लगता है, पर कोई उसे कुछ बोलता कि पीछे से अचाल जी आती हुई कहती है, चलो बातें बंद करो अब और चलकर डिनर कर लो, टाइम हो गया है। सिया वो आए नहीं है। वो इधर उधर सिया को देखते हुए कहती है तो कार्तिक उनसे कहा है, मैं ले जाता हूँ उसके लिए खाना। अचाल जी हाँ मैं। सर हिला देती है। सभी डाइनिंग टेबल पर आ बैठ अपना डिनर करने लगते हैं। कार्तिक वो सिया और अपने लिए खाना ले रूम में चला जाता है। इधर ध्रुव वो दाल चावल खाते हुए सभी के पैर पर अपने पैर रख सहलाने लगता है, तो उसकी इस हरकत से सभी एकदम फ्रिज हो जाती है और ध्रुव को देखती है जो आराम से मुस्कुराते हुए खा रहा होता है। सभी अपना पैर पीछे करने लगती है, पर ध्रुव वो उसे करने नहीं देता है। सभी की धड़कने शोर करने लगी थी, उसका चेहरा गर्म हो रहा था। वो अब ध्रुव के पैर पर जोर से मारती है, जिससे ध्रुव चुप बस कर रह जाता है और अपने पैर पीछे खींच लेता है। वो सभी को घुरता है, पर सभी वो सर नीचे कर खाना खाने लगती है। ध्रुव पानी पी श्री से कहता है, आइडिया तो अच्छा है तेरा, पर क्या वक्त करेगा। अरे दुनिया चाहे इधर से उधर ही हो जाए, पर श्री का आइडिया कभी फ्लॉप नहीं होता है, लिख कर लो। श्री खुद की तारीफ करते हुए कहती है तो वीर जो अब भी चिढ़ा हुआ था, क्योंकि इस समय भी उसकी फेरी उसके साथ नहीं थी। वो माधव जी के पास बैठ थी और उसके बगल में ध्रुव। ध्रुव को वीर को परेशान करने मजा आ रहा था और वो ये मौका छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए लिए जा रहा था मजा। इधर वीर वो श्री से उसी टोन में कहता है, चुप करके खाओ पहले। वीर की बात बुन श्री का मुंह बन जाता है और वो खुद से कहती है, सडू अकडू गुस्सेल कही के, सुन रहा हूं मैं। वीर उसे घूरते हुए कहता है तो श्री हड़बड़ा जाती है और चुपचाप खाना खाने लगती है। वीर उसने सुना नहीं था, वो तो श्री के हिलते होठों को देख समझ गया था कि जरूर वो उसे कोस रही होगी, इसलिए उसने कह दिया था। थोड़ी देर में सभी का डिनर हो गया था। बाजीगर भी उठकर बाहर चला गया था। सभी अपने अपने रूम में चले गए थे। वीर का रूम। वीर रूम में आ डोर बंद कर श्री से कहता है, फेरी बात सुनो। वीर जैसे ही पलटता है उसके रूम का डोर हल्का खुल जाता है। वही श्री वो मुंह बना कहती है, जी क्या प्लान है श्री का, क्या वो अपने प्लान में सफल होगी या नहीं। कैसे लेगे मायावी से तत्व शक्ति, और क्या मायावी उन्हें इतनी आसमानी से लेने देगी अपनी तत्व शक्ति को। क्या झील सच में दोस्त है या है कोई दुश्मन। जब 150 क्या हम बच्चा चो री। सूर्यवंशी विला। रात का वक्त। वीर का रूम। वीर रूम में आता है तो उस वक्त श्री बैग ठीक कर रही थी। वीर उसे देख दरवाजा बंद कर श्री के पास आते हुए कहता है, फेरी बात सुनो। इधर वीर जैसे ही पलटता है उसके रूम का डोर हल्का खुल जाता है और एक काला साया नजर आता है। वही श्री वो वीर की बात सुन मुंह बना कहती है, जी। वीर उसके पास आ उसके हाथों से ब्लैकेट छुड़वा उसको कमर से पकड़ खुद के करीब खिंचता है, जिससे श्री एकदम से उसके सीने से आ लगती है। वो वीर को मुंह फुलाकर देखने लगती है। वीर सीरियस वे में कहता है, फेरी इस तरह अपनी शक्तियों के बारे में किसी भी को बताने से मना किया था ना, और खास कि तुम्हारे अंदर छिपे रत्न के बारे में। वीर को सीरियस देख श्री उसे देखने लगती है। उसे समझते देर नहीं लगती है कि वीर उसके झील को अपने बारे में बताने से खुश नहीं है। वो वीर को समझाते हुए कहती है, हाँ पर झील वो तो अपनी है ना। आई डोंट केयर कि वो कोई भी हो, नो मीन्स नो। आई बात समझ में। वीर श्री की बात सुन उसे अपने बेहद करीब कर उसकी आंखों में देखते हुए वनक देते हुए कहता है तो श्री अपना सर हिला देती है और पंजों के बल खड़े रहने की कोशिश करते हुए वीर से कहती है, ओहो आप हर बात पर इतनी जल्दी नाराज कैसे हो जाते हैं, कहाँ से आता है आप में ये टैलेंट। हाँ नाक देखो गुस्से से लाल हो गई है। वीर उसे खड़े होने के लिए मुस्कुराते करते देख उसे नीचे उतारता है, पर दूर नहीं होता है। वो उसके नाक को खींचते हुए इस बार नॉर्मल होकर कहता है, बातों को घुमाओ मत। श्री उसकी बात सुन गहरी सांस लेकर सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, किसी को अब से कुछ नहीं बताओगी अब खुश। वीर बस हाँ में सर हिला देता है। तभी उसे लगता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। वो पीछे पलट कर देखता है तो डोर हल्का खुला था। ये देख वो थोड़ा हैरान होता है। वही श्री वो उसे कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती ही है कि वीर उसके होठों पर उंगली रख चुप करा देता है। श्री उसे कंफ्यूज होकर देखती है। वो उसे कुछ कहती कि वीर उसे बोलने से मना कर देता है और दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वही बाहर वो काला साया जल्दी से वहां चला जाता है। इधर वीर जैसे ही डोर खोलकर बाहर देखता तो बाहर कोई नहीं होता है। वो अंदर आ अच्छे से दरवाजा बंद कर खुद से कहता है, मैंने तो अच्छे से दरवाजा बंद किया था, तो फिर सोना नहीं है आपको क्या, या फिर वही दरवाजे से बात करते रहेंगे आए भी और सुलाए मुझे।
श्री वीर को दरवाजे से बात करता देख पीछे से बुलाती है तो वीर वो अपनी सोच से बाहर आ उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। वीर की बात सुन श्री मुंह बना पिलो को कसकर पकड़ अपनी गोद में रख उससे कहती है, अच्छा जी, देखो तो बोल कौन रहे हैं वो जो मुझे हर वक्त बच्ची कहते फिरते हैं, आज वो मुझे कह रहे हैं कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। बहुत बातें करती हो तुम, आओ इधर। वीर बैग पर उसके पास लेटते हुए कहता है तो श्री वो दूसरी तरफ खिसकते हुए कहती है, मैं नहीं आ रही बच्ची थोड़ी हूँ, तुम ना इधर आओ। वीर उसकी बात बीच में काटते हुए अपनी तरफ खिंच लेता है जिससे श्री वो एकदम से उसके ऊपर आ जाती है, पर वो कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही वीर उसका सर पीछे से पकड़ खुद के चेहरे के करीब ला उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। श्री भी कोई विरोध न करते हुए उसे किस करने लगती है। एक हफ्ता बाद पूरा विला खूबसूरती से अलग अलग रंगों के फूलों से सजा था। आज उनके बच्ची का नामकरण जो था, कुछ मेहमान आने लगे थे। पदम जी भी आ चुके थे। सिया ने रेड कलर का हैवी डिजाइनर साड़ी पहनी थी, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वही कार्तिक ने भी रेड कलर कुर्ता पजामा पहना था और उनकी प्यारी सी बच्ची ने भी अपने मम्मा पापा के जैसे मैचिंग रेड कलर की सॉफ्ट सी फ्रॉक पहनी थी। वो तीनों नीचे आते हैं। चाल जी उन तीनों की नज़र उतारते हुए कहती है, मेरे बच्चों को किसी की नज़र ना लगे। वो उनकी बुलाया लेती है। घर में सभी रेडी थे, सभी ने साड़ी पहनी थी। श्री वो साड़ी संभाल नहीं पाती थी, इसलिए उसने बेबी पिंक कलर का लहंगा पहना था जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। वीर की तो नजरें ही नहीं हट रही थी उस पर से। उसने अपने लंबे बालों की डिजाइन वाली खूबसूरत से चोटी बनाई थी, कानों में मैचिंग झुमके, हाथों में कांच की चूड़ियां जो शोर कर रही था, माँ में सिंदूर, गले में वीर के नाम का मंगलसूत्र। हल्का सा मेकअप में वो बहुत सुंदर लग रही थी। वीर ने भी उसी के मैचिंग का कुर्ता पहना था। थोड़ी देर बाद नामकरण का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। इधर श्री वो इधर उधर देखते हुए अपने दुपट्टे के छोर को गोल गोल घुमाते हुए बेचैनी से कहती है, पूरा नामकरण संस्कार खत्म हो जाएगा तब आएगी क्या ये। लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गई। शिवम श्री के पास आते हुए कहता है, वो हॉल में लोगों के बीच मायावी को देखते हुए कहता है तो श्री भी झट से खुश हो कहती है, आ गई। हाँ। इधर मायावी वो इधर उधर देखते हुए बड़ी अदा से चलती है। उसे पिशाचिनी ने ही बताया था कि एक हफ्ते के यहाँ नामकरण का कार्यक्रम होने वाला है, इसलिए वो शांत थी। इधर मायावी वो इधर उधर देखते हुए लोगों को स्माइल पास कर रही थी। वो एक कोने में आ वेटर से जूस ले लेती है, तभी अचानक से उसके पास पिशाचिनी आ जाती है और सामने देखते हुए कहती है, नमस्ते जी। मायावी वो उसे देख सर हिला इधर उधर देखते हुए जूस का सीप लेते हुए कहती है, लड्डू पीड़िस्ते जी। मैं लड्डू पीड़े नहीं खाती जी। पिशाचिनी भी एक वेटर से जूस ले कहती है तो मायावी सामने देखते हुए कहती है, हाँ तू तो पिशाचिनी है ना, तू तो सीधा लोगों को ही खा जाती है। उसकी बात सुन पिशाचिनी हंस देती है और फिर सीरियस हो कहती है, अच्छा मायावी तुम ये सब छोड़ो और बताओ हम आए क्यों हैं। बच्चे के लिए। मायावी नॉर्मल वे में कहती है और अपना पूरा जूस भी ग्लास वेट को देती है कि उसकी बात सुन पिशाचिनी एकदम से हैरानी से जोर से बोलती है, क्या हम बच्चा चोरी करने उम्मम। वो बोल ही रही थी कि उसकी तेज आवाज सुन मायावी जल्दी से उसका मुंह बंद कर आसपास के लोगों को देख जबरदस्ती मुस्कुराते हुए देखती है, फिर उसे खिंचते हुए साइड में ला गुस्से से कहती है, हाँ गला फाड़ फाड़ करके सबको बता दे कि हम बच्चा चोरी करने आए मूर्ख पिशाचिनी। सॉरी वो गलती से निकल गया। पिशाचिनी माफी मांगते हुए कहती है तो मायावी उसका जबड़ा कसकर पकड़ते हुए गुस्से से कहती है, मेरा भी मन करता है कि किसी दिन तुझे गलती से मार दूं। अब सुन, उन चूहियाओं और उन रक्षकों पर नजर रख, आए बात समझ में। ये बोल वो झटके से उसका मुंह छोड़ देती है। पिशाचिनी अपने मुंह को छूते हुए कहती है, क्या करने जा रही हो तुम। इन सब को एक साथ अर्थी पर लेटाने की तैयारी करने जा रही हूँ। मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। मायावी ये बोल वहां से सबके बीच आ जाती है। वो शैतानी मुस्कुराहट होठों पर भीखेरे सब लोगों को देखने लगती है, फिर उसकी नज़र की पर चली जाती है और उसकी मुस्कुराहट और बढ़ जाती है और वो उस तरफ बढ़ जाती है। कौन था वीर के रूम के बाहर, क्या करने का सोच रही है मायावी।